तो आज की हमारी कक्षा का अध्ययन है कि मानचित्र प्रक्षेप। ठीक है, आज हम मानचित्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का डेट है 8 तो आज का जो हमारी कक्षा अध्ययन का विषय है क्या है? मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन। ठीक है, हम क्या पढ़ाएंगे आज आपको? मैप प्रोजेक्शन। तो मैप प्रोजेक्शन को पढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा को जानना होगा। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा, ठीक है बेटा, की परिभाषा। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा को हमें जानना होगा कि क्या इसकी मानचित्र प्रक्षेप की क्या इसकी क्या है? परिभाषा है। तभी हम जान पाएंगे कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है। तो जो क्या है कि डेफिनेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप की हमको क्या करना है? परिभाषा को जानना है। तो गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े समतल स्तर पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, जो भूग्रिड होता है, उसको ही हम मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। तो प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर, किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर जब हम क्या करते हैं कि पारदर्शी कागज या फिल्म पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखलाना होता है, कपड़े के पर्दे पर दिखलाना होता है, तो उसे हम मानचित्र प्रक्षेप करते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, किसी फिल्म के पर्दे पर कोई चित्र बना हो या किसी दीवार पर बना हो और उस पर हम प्रकाश का जब फोकस डालते हैं तो वह हमें दिखाई देता है, उसी को हम प्रक्षेपित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। यद्यपि सभी मानचित्र प्रक्षेप उपरोक्त विधियों से नहीं बनाए जाते हैं। जो विधि मैंने अभी बताई कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं तो है ही हैं, लेकिन जो हमने कहा है कि जो क्या है कि किसी पारदर्शी फिल्म या कागज या दीवार पर जब हम प्रकाश की सहायता से जब क्या करते हैं, उस चित्र को फोकस करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो तब जाकर के वो क्या नहीं होता है कि सभी मानचित्र ऐसे ही नहीं बनते हैं। सभी मानचित्र इसी तरह से नहीं बनते हैं, बल्कि प्रक्षेप शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा, यानी गणितीय विधियों के द्वारा मानचित्र प्रक्षेप पूर्णतया संशोधित और शुद्ध बनते हैं। ठीक है, जो जब हम ज्यामितीय विधि के द्वारा, गणितीय विधि के द्वारा हम जब क्या करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं, तो तभी वो संशोधित भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। लेकिन जो पहले बताया मैंने विधि कि प्रकाश की सहायता से जब हम किसी पारदर्शी फिल्म या पर्दे पर जो चित्र होता है उसको फोकस करके हम प्रक्षेपित करते हैं, वो मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। एक प्रक्षेप ऐसे ही नहीं बनते हैं, बल्कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा क्या बनते हैं? मानचित्र जो प्रक्षेप बनाए जाते हैं वो शुद्ध होते हैं और संशोधित होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने प्रक्षेप शब्द की क्या की है? भिन्न परिभाषाएं दी हैं, और इन परिभाषाओं में कि विभिन्न परिभाषाएं तो दी हैं, लेकिन इन परिभाषाओं में जो एक सार देखा हमने, सबका एक ही अर्थ निकलता है कि जो ग्रिड है, जो जाल है, उसका समतल स्तर पर अध्ययन करना ही क्या है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो विद्वानों ने तो भिन्न विद्वानों ने दी है, लेकिन सबका सार एक ही निकला कि मानचित्र प्रक्षेप की यही सही क्या है? परिभाषा है। तो जो विद्वान हैं उन विद्वानों में प्रमुख विद्वान जैसे हमारे पास हैं इरविन रेंज
जाग बीगार्ड, इरविन रेंज, जो विद्वान हैं उनमें क्या है, प्रमुख विद्वान इरविन रेंज, जॉन डुगार्ड और F.J. मांकहाउस और इरविन रेंज, जॉन डुगार्ड, F.J. मांकहाउस और J.A. स्टीयर्स, ठीक है। तो J.A. स्टीयर्स, ठीक है। तो इन 4 विद्वानों के मैंने यहाँ पर नाम बताए हैं और इन 4 विद्वानों में से मुझे जो प्रमुख परिभाषा लगी है वो मांकहाउस की परिभाषा मुझे सर्वोत्तम लगी है। F.J. मांकहाउस ने क्या कहा है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल या रेखा जाल, यानी जो हमारी क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनका जाल या रेखा जाल के रूप में जब हम समतल सतह पर क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो मानचित्र प्रक्षेप कहलाते हैं। F.J. मांकहाउस के अनुसार जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का क्या करते हैं, समतल सतह पर प्रदर्शन करते हैं तो वही मानचित्र प्रक्षेप की उचित परिभाषा हमें लगी है, ठीक है। यही क्या है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो ये हमारी मानचित्र प्रक्षेप है। अब मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आवश्यकता किसकी? मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता। मानचित्र जो ये मानचित्र प्रक्षेप चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता, ठीक है। क्यों आवश्यकता पड़ गई मानचित्र प्रक्षेप की? कि इसके लिए कहा गया है कि हमारी पृथ्वी का जो प्रतिबिंब है, जो क्या है हमारी पृथ्वी का प्रतिबिंब है, वो एक गोलाकार है या चपटी है, ठीक है। हम देखते हैं ग्लोब, जिसको ग्लोब नाम दे दिया गया, जिसको क्या नाम दे दिया गया है, ग्लोब नाम दे दिया गया है। तो इस ग्लोब का जो चपटा स्वरूप है, यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों को देखते हैं तो विषुवत रेखा वाले पार्ट की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, चपटा, ठीक है, सकरा है। और इसके हम यानी इस तरह से जो हमारी पृथ्वी का प्रतिबिंब क्या है, ये ग्लोब है, वो इस तरह से है। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, अधिक चौड़ा है और ये पार्ट क्या है, सकरा है। तो इस तरह से जो विषुवत रेखा है, और इस विषय कहा गया है कि इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक जो ग्लोब का पृथ्वी का प्रतिबिंब ग्लोब है, उस ग्लोब की जो आकृति है वो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उनमें क्या है, इसका आकार क्या है, बिल्कुल ही सकरा है, कम चौड़ा है। तो यानी जो विषुवत रेखा है और ध्रुव है, इस दोनों के बीच जो दूरी है 21.5 किलोमीटर की दूरी का अंतर है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। तो कहा गया है कि ये शायद मतलब कि इसलिए अध्ययन के लिए क्या नहीं है, ग्लोब उचित नहीं है और मानचित्र प्रक्षेपों की इसलिए आवश्यकता होगी है, ठीक है। मानचित्र प्रक्षेपों की इसलिए आवश्यकता होगी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ग्लोब जो ये मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता है उसको समझ रहे हैं कि ग्लोब सुटेबल नहीं है हमारी पृथ्वी की जानकारी को देने के लिए। हमारी पृथ्वी की जानकारी को देने के लिए ग्लोब ही मात्र क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है, बल्कि प्रक्षेपों के द्वारा अन्य ऐसे भी चित्र बनने चाहिए जिससे हम पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति है उसको सीधे सीधे पढ़ सकें, समझ सकें। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि ग्लोब के पूरे भाग को जब हम एक साथ देखना चाहते हैं, देखिए हमारे सामने ग्लोब अगर हो तो ये ग्लोब ये मान चलिए, ये हमारे पास क्या है, ये कि ग्लोब अगर हमारे पास ये है, इस तरह का है, जो जैसे मैंने ये अभी ये दे दिया, हमने यहाँ पर रख दिया, ये ग्लोब हमारे पास है। तो कौन लेके आएगा बाहर करके, है ना। ग्लोब हमारे पास है, अगर हम ग्लोब को देखना चाहते हैं, अगर मैं इसी वस्तु को देखूं तो ये मुझे केवल फ्रंट का पार्ट दिखाई दे रहा है, बैक का पार्ट भी नहीं दिखाई दे रहा और दोनों साइड का पार्ट भी हमें नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इस ग्लोब को देखना चाहूँगी तो इसके बैक का पार्ट मुझे नहीं दिखाई देगा और इसके दोनों साइड का पार्ट भी मुझे नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि मैं अध्ययन पूरा नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो ग्लोब के भाग का एक साथ कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ग्लोब का जो आकार है, थर्ड पॉइंट, ग्लोब का जो आकार है बड़ा होने के कारण वह अध्ययन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है।
ठीक है, सुटेबल नहीं है। कब तक हम एक बड़े से बर्तन को अपने हाथ पर टिका करके एक देश से दूसरे देश को लेके जाएंगे। तो ये मान लिया गया है कि आकार बड़ा होने के कारण यह अध्ययन के लिए भी क्या नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में क्या है, असुविधाजनक है और सुविधाजनक नहीं है। इसलिए हमें मानचित्र प्रक्षेप बनाने की क्या पड़ गई है, आवश्यकता पड़ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यदि हमको क्या करना होगा कि यदि हमको ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी को जानना होगा। ठीक है, जो ये ग्लोब है इस पर हमें दो स्थानों के बीच की दूरी को जानना होगा, तो उस दूरी का भी हम पूरा सही स्थिति और सही दिशा में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सही हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे दो स्थानों के बीच का ग्लोब पर। ठीक है, इसलिए भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ गई है, मानचित्र प्रक्षेप बनाने की क्या पड़ गई है, आवश्यकता पड़ गई है। तो जो आपने क्या अध्ययन किया कि परिभाषा अध्ययन की, आपने किसका अध्ययन किया बेटा, परिभाषा अध्ययन की, कि कहा आपने परिभाषा में आपने क्या कहा, अध्ययन में कहा कि परिभाषा में आपने अध्ययन किया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। ये बोर्ड में लिखा है, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो अब हम जान लें कि अक्षांश क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँ कि अक्षांश रेखा के बारे में बता दो थोड़ी सी आइडिया। ठीक है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा वे रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा वे रेखा है कि जो, देखिए अभी मैंने ग्लोब बनाया था ना, क्या था ग्लोब में, ये मैंने ग्लोब बनाया था। अक्षांश रेखा वे रेखाएं हैं जो ध्रुवों की ओर को खींची जाती है, जो ध्रुवों की ओर को खींची जाती है। ये मैंने ग्लोब बना दिया। ठीक है बेटा, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन को खींच देते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये हमने जो जिसका मान होता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसका क्या मान है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, किसका मान, विषुवत रेखा का मान। जब हम अक्षांश रेखा, उस रेखा को कहते हैं जब हम इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी अक्षांश रेखाएं ये रेखाएं होती हैं जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर को ये अर्धवृत्त लाइन खींचते हैं। अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त बेटा, ये विषुवत रेखा के उत्तर में ये लाइनें हमने खींच ली हैं, और ये विषुवत रेखा है, इसके साउथ में भी हमने इस तरह से ध्रुव की ओर को लाइन खींच ली है। तो ये है अर्धवृत्त लाइन, ये क्या है, ध्रुवों की ओर को खींची जाने वाली रेखाएं होती है। तो इस तरह से मैं ये रेखा खींच दी है। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार क्या है, ये लाइन है। मैंने इतनी ही क्यों खींची है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, या अधिक क्यों नहीं खींची है, या एक ही क्यों नहीं खींची है, इसकी भी मैं अभी बताती हूँ संख्या। तो दोनों पोल की ओर को जो लाइनें खींची जाती हैं अर्धवृत्ताकार में, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर को खींची जाती है, यानी ईस्ट से वेस्ट दिशा की ओर को खींची जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर को जो लाइनें खींची जाती हैं और अर्धवृत्ताकार में ध्रुवों की ओर को खींची जाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनकी संख्या 180 होती है। लेकिन इन रेखाओं को कैसे हम डिवाइड करते हैं, हम इस पोल को, इस विषुवत रेखा को दो भागों के द्वारा हमने ग्लोब को दो भागों में बांट दिया है। तो ये मैं डिवाइड कर लिया तो ये बराबर आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 90 अक्षांश हैं, जो क्या है 90 अक्षांश हैं, ये 90 अक्षांश है विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव तक, और 90 अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत रेखा से लेकर के साउथ पोल तक, यानी दक्षिणी ध्रुव के बीच जो खींची गई है। ठीक है, तो 90 हैं, लेकिन 90 को भी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई भी अक्षांश और देशांतर रेखा जब हम क्या करते हैं कि
खींचते हैं तो हम उस संख्या को क्या कर लेते हैं कि ढूंढ लेते हैं जो हमारी निर्धारित संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर, पूरा पूरा जो इसको डिवाइड कर ले उस संख्या को हम ढूंढते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पेपर का आकार कैसा है, हमारा समय कैसा है। तो उस पेपर के आकार और प्रश्न जो हमको पूछा गया उसके आधार पर हम इस संख्या को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी मेरे को आपको कॉमन बात समझानी है, तो आपको क्या करना है कि इसको हम 30 से डिवाइड कर लेंगे। 15 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 15 से हम डिवाइड करेंगे तो संख्याएं 6 आ जाएंगी, अधिक आ जाएंगी। 30 से मैंने डिवाइड कर दिया है तो संख्याएं क्या है कि कम है। जैसे विषुवत रेखा का मान आपने लिख दिया है 0 डिग्री अक्षांश और 30 ये क्या है वेस्ट था, तो यहाँ पर 30 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, ठीक है। 60 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है बेटा, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेफ्ट लाइन, ठीक है। उत्तरी अक्षांश ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। इसी तरह से 90 ये होती है जो 180 थी। अब 90 और है हमारे पास, तो वो कहाँ है कि विषुवत रेखा इक्विटी लाइन से लेकर के साउथ पोल के बीच जो हमने अर्धवृत्ताकार अक्षांश रेखाएं खींची हैं उनका मान है। तो इसी तरह से इस 0 से हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं 30 डिग्री। देखो डिग्री कैसे लिख रहे हैं, 60 डिग्री है ना, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो 180 डिग्री क्या थी हमारे पास, 82 लाइन थी, अक्षांश रेखाएं थी, उनको हमने अपनी सुविधा के अनुसार संख्या निर्धारित करके क्या कर दिया है, ग्लोब पर शो कर दिया है। ग्लोब पर हमने उसको प्रदर्शित कर दिया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर को अर्धवृत्ताकार रूप में ध्रुवों की ओर को खींची गई। तो ये क्या है हमारे पास अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये हमारे पास अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं को मैंने आपको समझा दिया। ये विषुवत रेखा देखिएगा, ये विषुवत रेखा है और ये क्या है बेटा, अक्षांश रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। तो मैं अब इनको क्या कर रही हूँ आपको कि और अच्छी तरह से समझा रही हूँ। तो अक्षांश रेखा को तो मैंने सीधे सीधे ग्लोब पर आपको बता दिया है, जिनको मैंने साइड में खींच करके भी आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने परिभाषा में कहा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को क्या कहते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, जब हम समतल सतह पर उनका अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो हमने अभी केवल लेटिट्यूड लाइन, ठीक है, इसका अध्ययन क्या है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे बेटा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। आ रही है आपको समझ, यस बोलो, समझ आ रही है नहीं आ रही है, यस मैम, यस मैम, आ रही है ना समझ, तो ठीक है, वेरी गुड। तो ये है देशांतर लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, लाइन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखाएं। जिस तरह से हमने अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया है उसी तरह से हम देशांतर रेखाओं का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या जस्ट इसकी डबल होती है। यानी देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के समानांतर खींची जाती हैं दोनों दिशाओं की ओर, पूर्व को भी और पश्चिम को। जिस तरह से आपने 0 डिग्री इक्वेटर लाइन खींची है ये, ठीक है, अक्षांश को स्पष्ट पढ़ने के लिए, उसी तरह से आपको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन को भी खींचना होगा, 0 डिग्री देशांतर लाइन को भी खींचना होगा। वो कहाँ खींचेंगे आप, जो ग्लोब है उसके जस्ट बीचों बीच, ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, जो मैं ये किया, ये 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो इनकी संख्या हमने आपको बताई है, ये कितनी है बेटा, ये 180 डिग्री अक्षांश है, तो जस्ट इसकी डबल यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है कि देशांतर रेखाओं की संख्या, ठीक है। अब 360 डिग्री को हम कैसे अपने ग्लोब पर दिखाएंगे ये हमको समझना है, ठीक है। 360 डिग्री को हम कैसे दिखाएंगे, तो जब हमें इतना पता है कि 360 डिग्री, तो 360 डिग्री भागा हम कर लेते हैं कि, ठीक है, सबसे पहले दो पार्ट बन गए। सबसे पहले कितनी लाइन बन गई, 2 लाइन बन गई, एक लाइन ये बन गई और दूसरी लाइन ये बन गई, ठीक है। अगर हम कि इसको 360 को
किसी संगीत से ही भाग करेंगे तो यहाँ 3 लाइन आएंगे तो यहाँ 6 लाइन आ जाएंगे। 6 3 जा 180 डिग्री, यानी 6 3 जा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 360 को इससे भाग देंगे कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन का आधार इसी को मानेंगे, क्योंकि हमको इक्वल ग्रिड बनाना है, जाल बनाना है, तो इसको हम मानेंगे तो हमारी लाइनें कितनी आ जाएंगी कि टोटल ये 12 लाइन आ जाएंगी। कितनी रेखाएं आ जाएंगी? 12 लाइन आ जाएंगी। तो 12 लाइन तो टोटल नॉर्थ टू साउथ को, यानी ईस्ट टू वेस्ट है। 12 लाइन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट तक का है। लेकिन अब इस 12 लाइन को भी हम डिवाइड कर लेते हैं दो से, दो क्योंकि दो भाग हैं, तो दो भाग से 12 लाइन का मतलब है 6 लाइन, 6 लाइन। ठीक है, 6 लाइन कहाँ आएंगे? हमारे इस पार्ट की ओर को 0 डिग्री टू इस पार्ट की ओर को, और 6 लाइन हमारी आएगी 0 डिग्री टू इस पार्ट की ओर को। अब हम इसको कैसे खींचेंगे? देखिए, जब हमको देशांतर रेखाएं की आकृति खींचनी होती हैं तो हमको जो 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है, यानी जो 0 डिग्री की विस्तृत रेखा है, उस रेखा को 6 समान भागों में बांट लेते हैं। अपने ज्योमेट्री से हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारी 0 डिग्री की अक्षांश लाइन है उसको हम 12 भागों में बांट लेते हैं। 6 भाग 0 डिग्री के ईस्ट की ओर को, 6 भाग 0 डिग्री के वेस्ट की ओर को। ठीक है, तो अब हम देखें मैं कैसे बांटती हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस पोल को, नॉर्थ पोल को, देखिए जो आसानी है बच्चों को, ताकि गलत न हो, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस तरह से हम इस भाग को, फर्स्ट भाग को मिलाते हुए ध्रुव को मिलाते हैं, सेकंड भाग को मिलाते हुए हम क्या कर लेते हैं, ध्रुव को मिला लेते हैं, थर्ड भाग को मिलाते हुए हम क्या कर लेते हैं, ध्रुव को मिला लेते हैं, नेक्स्ट को मिलाते हुए हम क्या कर लेते हैं, ध्रुव को मिला लेते हैं, और इस तरह से नेक्स्ट को मिलाते हुए हम, तो ये 6 डिग्री 6 देशांतर लाइन हमारी इधर बन गई है। इसी तरह से अब इधर से थोड़ा सा सही स्पेस पर करेंगे, 1 और 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन एंड 6 लाइन। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये ग्रिड बन गया है। जो ग्लोब है उस ग्लोब पर इस तरह का क्या बन गया है, ग्रिड बन गया है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। तो जो अक्षांश तो मैंने आपको समझा दी थी कि ध्रुवों की ओर को खींची जाती हैं। इसी तरह से देशांतर रेखाएं कि इस ध्रुव से इस ध्रुव की ओर को, इस लाइन को समान भागों में बांट दें, है ना। क्या करना कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे अपने कागज के आकार को देखते हुए एक लाइन खींचनी है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, और इस तरह से अक्षांश रेखा को खींचनी है। अक्षांश रेखा को समान भागों में आप बांट लें, 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इसको बांध लिया। और ये आपकी क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको मिलाते हुए आपने क्या कर लिया है, इस पोल को मिला लिया है। देखिए बहुत आसान है ना। जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है, और वो बिल्कुल मेमोरी में ऐसे फीड हो जाती है कि हमें बार बार उसको थोड़ा सा रिमाइंडर देने की जरूरत पड़ती है, और हम सुगम हो जाते हैं। ठीक है, अध्ययन करने में। तो ये आपके पास क्या है, ये ग्रिड बन गया है, देखिए। और जब हमें अध्ययन करना होगा तो इसको हम लिखेंगे पूर्वी दिशांतर, 0 डिग्री पूर्वी दिशांतर। ठीक है, इसमें भी मैंने समझा दिया है, ये मैंने आपको लिख दिया 0 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी लाइन देशांतर नहीं, 0 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री पश्चिम। ठीक है, और 0 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री दक्षिण, मेरिडियन लाइन या इक्वेटर लाइन। बाकी अगर हमको इन दो देशांतरों के बीच की दूरी का अध्ययन करना है, या ये कह रहे हैं कि अगर हमको एक देशांतर की दूरी का अध्ययन करना है, तो एक देशांतर की दूरी को अध्ययन करने के लिए एक फॉर्मूला है कि यदि हमें प्रक्षेप में 1 डिग्री देशांतर की दूरी को ज्ञात करना है, तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी को पृथ्वी की परिधि में 360 का भाग दे करके ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो पृथ्वी की परिधि है,
पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की जो परिधि है उसमें हमको क्या करना है कि 360 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे हम? 360 का भाग दे देंगे तो हमें 1 डिग्री देशांतर की दूरी का पता चल जाएगा। अगर हमें 1 डिग्री देशांतर कितने में फैला है, कितने में विस्तृत है, इस चीज की जानकारी का अध्ययन करना है तो जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की जो परिधि है उस परिधि में हमको 360 डिग्री का क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी का जो मान आएगा वो निकल आएगा आपके पास 111.1 डिग्री देशांतर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्या कर सकते हैं, 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन हम अपने प्रक्षेप के संदर्भ में जान सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्रक्षेप मानचित्र प्रक्षेपों की बहुत बड़ी विशेषता है और जब हम आगे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो 1 मानक अक्षांश प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, कई सारे प्रक्षेपों के प्रकार बना दिए, ठीक है। इसलिए बना दिए गए हैं क्योंकि हमारा विश्व क्या है, बहुत बड़ा है। अगर मुझे पूरे विश्व का मैप चाहिए होगा तो मुझे पूरे अक्षांश और देशांतरों का ग्रिड चाहिए होगा। अगर मुझे केवल उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका का मैप चाहिए होगा तो मुझे 1 मानक में आ रहा है, 2 मानक अक्षांश में आ रहा है, वो प्रक्षेप बनाना होगा। यदि मुझे केवल ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना है तो वो 2 मानक अक्षांश में आ रहा है, शंकु प्रक्षेप में आ रहा है या बेलनाकार प्रक्षेप में आ रहा है। किस प्रक्षेप में हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप आएगा या अफ्रीका का मैप आएगा या एशिया का मैप आएगा, ये सारी बातें हमारे मानचित्र पर डिपेंड करती हैं कि मानचित्र कौन सा बनाना है और किस प्रक्षेप के अंतर्गत ये बनेगा करके, ठीक है। तो आज हम अपने अध्ययन को यही पूर्ण करेंगे। शायद आप बहुत अच्छा समझे होंगे, ताकि हम आगे प्रक्षेप बनाएंगे तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से क्या आएगी कि आपके मानचित्र प्रक्षेप बनाने की जो विधियाँ हैं वो समझ आ जाएगी। प्रोजेक्शन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छा सा समझ आएगा। थैंक यू।